हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लास 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो लेट्स मूव करते हैं हम 1 मार्क की तरफ सबसे पहले। ठीक है, नेम द सब एटमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। एटम के सब एटमिक पार्टिकल्स के नाम बताने हैं जो कि बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट फॉर्मुलेटेड द एटॉमिक स्ट्रक्चर। उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आया, एटॉमिक थ्योरी लेके आया, और वो थे हमारे जॉन डेल्टन। ओके, एक ब्रिटिश टीचर थे। 1808 में इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी लेके आए और उसका नाम पड़ा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे हम आज के टाइम में डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। ओके, so our next question is what is the mass and charge of an electron। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसीलिए -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, क्या होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ये कोलम ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, और अगर हम मास देखें, मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये हमारा मास होता है इलेक्ट्रॉन का। ओके, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास एंड चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। अब अभी हमने इलेक्ट्रॉन का देखा, अब हम प्रोटॉन को देखेंगे। प्रोटॉन का देखो, मास जो होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो होता है प्लस, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसीलिए प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ओके, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास एंड चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें न्यूट्रॉन का मास और चार्ज बताना है। ठीक है, अब देखो, मास जो होता है न्यूट्रॉन का वो होता है 1.676 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, ये हमारा मास है न्यूट्रॉन का। और अगर हम चार्ज की बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कि उसके पास कोई चार्ज नहीं होता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जैसे। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये इजी क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये पढ़े ही होंगे। ठीक है, वही घिसे पीटे इसके आंसर होंगे। आइसोटोप और आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 3 होते हैं, याद है ना। हाँ, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, इनके क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, 1 2 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारे आइसोटोप्स हुए। और हमारा नेक्स्ट क्या बोला था, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जैसे आर्गन और कैल्शियम। ठीक है, मास नंबर क्या होता है, सेम होता है 40 और 40, लेकिन आर्गन का 18 होता है एटॉमिक नंबर और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंशिएट इनका, आइसोटोप्स और आइसोबार्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, देखो, आइसोटोन क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाया जाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों का देखो, इनमें इनका कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। ठीक है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। तो अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो क्या हो जाएगा, 14, 15 और 16। ठीक है, और इनका, और इससे क्या पता चलता है, इनका न्यूट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, इनके सेम होते हैं, इसीलिए इनको आइसोटोन्स कहा जाता है। ओके, आइसोटोन वही होते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिन एलिमेंट के सेम हो। अगला क्वेश्चन है गिव द ड्रॉबैक ऑफ जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट। जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट जो था पुडिंग वाला,
उनके ड्रॉबैक्स बताने हैं, मतलब क्या कमी रह गई थी उनके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब देखो ये क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। उनके उनके एक्सपेरिमेंट ने हमें जो हाइड्रोजन और दूसरे एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइंस होती है उनकी ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है, उनके जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। उन्होंने बस ये बता दिया था कि ये क्या कहते हैं, प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन होता है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। बस जो वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है और बाकी जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उन्होंने बस इतना बता दिया था, लेकिन उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी इसके ऊपर। सेकेंड पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट फेल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल्स जो स्कैटर होता है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, वो फेल हो गया इसको एक्सप्लेन करने में भी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है एक्चुअली में? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो मेटल होता है, जैसे कि मेटल ले लो, कोई भी पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, ठीक है, इन मेटल्स से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है जब बीम ऑफ लाइट इन पे पड़ती है, तो हाई फ्रिक्वेंसी की बीम ऑफ लाइट, वो फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट किसी भी मेटल पे पड़ती है, ठीक है, किसी भी मेटल पे फॉल होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और उसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में डिफाइन करके बोलूँ तो इट इज़ द फिनोमेना इन विच द सरफेस ऑफ एल्कली मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड कैल्शियम एमिट electrons when a beam of light with high frequency is made to fall on them. Okay, so our next question is what is threshold frequency? threshold frequency क्या होती है? देखो, threshold frequency एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ऑब्जर्व नहीं होता। बात समझ में आ रही है? वो ये एक ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जिसके नीचे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, मतलब कि ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, मतलब इसके इतनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए बीम ऑफ लाइट में, तभी जाके इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। अगर इससे कम होती है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो इसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट्स हाइजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखो, हाइजनबर्ग ने क्या कहा था कि ये इम्पॉसिबल है, एक साथ ये जानना इम्पॉसिबल है, क्या जानना, एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है, मतलब कि या फिर वेलोसिटी कह सकते हो आप, ठीक है। तो इसको एक साथ जानना इम्पॉसिबल है, हम एक साथ इन दोनों चीज़ को नहीं जान सकते, हम एक बार पे एक ही चीज़ को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये था हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, अगला क्वेश्चन है गिव द डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली ने क्या रिलेशन दिया? देखो, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग एवरी पार्टिकल इज इन मोशन इज एसोसिएटेड विद द वेवलेंथ एंड अदर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी पार्टिकल्स मोशन में होंगी उनके पास वेवलेंथ होगी और उनकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ही डिड्यूस द रिलेशन दैट वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल is in motion is equal to the Planck's constant divided by momentum of the particle। उन्होंने एक रिलेशन डेराइव किया, ठीक है, डेड्यूस किया कि वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ जो कि मोशन में है वो इक्वल होगा प्लैंक कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। मतलब कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच हमारा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, पी हमारा क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम। हाँ, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जहाँ पे एम हमारा क्या है, मास है, वी हमारा वेलोसिटी है पार्टिकल का, पार्टिकल आफ्टर, ठीक है। सो गाइस, अब हम चलते हैं 2 मार्कर की ओर, और 2 मार्कर में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गिव द मेन फीचर्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल फॉर एन एटम। थॉमसन मॉडल के कुछ मेन फीचर्स हमें बताने हैं। तो देखिए, जे थॉमसन जो थे, इन्होंने एटम को एक स्फेरिकल स्फीयर बताया था। सबसे पहली बात याद रखिए, एक स्फेरिकल स्फीयर बताया था जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब कि चारों तरफ फैला होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ है, यही याद रखना है। और यही था हमारा, जिसको हम
थॉमसन पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने पुडिंग का एग्जाम्पल दिया था और वाटरमेलन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जो वाटरमेलन का जो मैंने आपको 1 मार्कर में ऊपर बताया भी था, क्या बताया था उन्होंने वाटरमेलन का। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, क्या उनको पता चला स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। वो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल वाला, उनसे उनको क्या पता चला, ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट उन्हें क्या पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो एटम का जो ज़्यादातर मास है वो वो कंसनट्रेटेड है एक एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और ज़्यादातर मास जो है एटम का वो एक स्मॉल रीजन में है। सारा मास एटम का ज़्यादातर मास स्मॉल रीजन में है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स होता है दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद हाई स्पीड इन ऑर्बिट, ठीक है। न्यूक्लियस सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ होते हैं न्यूक्लियस के, जो उनके तरफ चारों तरफ घूमते रहते हैं विद हाई स्पीड, एक हाई स्पीड में ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इन्होंने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। सो ये 3 पॉइंट थे जो उन्होंने कंक्लूड किए थे अपने गोल्ड फॉइल वाले स्कैटरिंग वाले एक्सपेरिमेंट से। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। देखो, काइनेटिक एनर्जी और क्या था, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन जो है बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं मेटल में से, उनकी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। मतलब जो हमने बीम ऑफ लाइट हमने मेटल पे डाली, वो उसकी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के। समझ में आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि अगर हम बीम ऑफ लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा होने वाली है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है, इनके बीच का रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why cannot the motion of an electron around the nucleus be determined accurately। क्यों हम जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके मोशन को एक्यूरेटली, बिल्कुल सटीक हम क्यों नहीं डिटरमाइन कर पाते, क्यों नहीं पता लगा पाते, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि अनसर्टेनिटी होती है वेलोसिटी में, किसके, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होती है। मतलब कि वो उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है, मतलब कि उनको पता ही नहीं लगा सकते उनकी वेलोसिटी हम, अनसर्टेनिटी की वजह से, ठीक है। और जिसको हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो कि हाइजेनबर्ग ने बताया था कि एक साथ इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो और उसकी मोमेंटम को हम एक साथ पता नहीं लगा सकते, ठीक है। सो ये था हमारा सेकेंड मार्कर क्वेश्चंस। या गाइस, अब हम मूव करते हैं 3 मार्कर की ओर, ठीक है। हाँ, तो 3 मार्कर में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं ऑर्बिटल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। देखिए, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अलग से वीडियो चाहिए पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे होता है, तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो ले आऊँगा इसके ऊपर। फ़िलहाल के तौर पे अभी मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर कोई अलग सी वीडियो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वो मैं दूसरी वीडियो में कवर कर दूँगा। आप कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिएगा, ओके। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिजिग्नेशन आर गिवन टू द ऑर्बिटल हैविंग। देखिए, N2 है, L1 है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है इसका, N हमारा 2 है, L हमारा 1 है। हमारे कितने होते हैं, SPDF, ये पता है आपको, ये होते हैं ना SPDF ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, N2 का मतलब हो गया 2 और L में हो गया 1 का देखो एक बात याद रखना, L 0 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम। 0 का मतलब होता है S ऑर्बिटल, 1 का मतलब होता है P ऑर्बिटल, 2 का मतलब होता है
डी ऑर्बिटल, और 3 का मतलब होता है एफ ऑर्बिटल, एस पी डी एफ ये होते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं हम। एल हमारा क्या है, 1 है यहाँ पे। 1 का मतलब क्या होता है, एल अगर 0 होता है तो एस होता है, एल 1 होता है तो पी ऑर्बिटल होता है। तो इतना तो पता चल गया कि पी ऑर्बिटल में होगा, ये पी ऑर्बिटल होगा। और एन हमारा 2 है तो मतलब 2p। तो हमारा जो गिवन ऑर्बिटल है वो क्या है, 2p से हम डिजिग्नेट करेंगे ऑर्बिटल का नाम, ठीक है। अगला हमारा पार्ट है, एन हमारा 2 दे रखा है और एल 0 दे रखा है। एल 0 का माने एस ऑर्बिटल, इतना तो पता चलिए एस ऑर्बिटल में है, और एन हमारा 2 है मतलब कि 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, एन हमारा 4 है, एल हमारा 3 है। एन 4 का मतलब एफ ऑर्बिटल, और एल एन 4 का सॉरी एल 3 है, 3 का मतलब एफ ऑर्बिटल, और एन 4 है मतलब 4f ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अगला है एन 4 है, एल 2 है। एल 2 का मतलब क्या हो गया, डी ऑर्बिटल, और 4 का मतलब तो 4d ऑर्बिटल, ओके। अगला है एन 4 है, एल 1 है। तो एल हमारा 1 हो गया, इसका मतलब p ऑर्बिटल, और 4 है एन तो 4p ऑर्बिटल हो गया इसका नाम, ठीक है। समझ में आया कैसे ये होता है। आपको n जो है वो n जितना भी नंबर दे रखा होगा वो आपको आगे लगाना है ऑर्बिटल से, और l की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होती है 4 तक जाती है, s p d f करके। 0 का मतलब s, p का मतलब 1, d का मतलब 2 और f का मतलब 3, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn4+। मैंगनीज 4+ का बताना है हमको, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंगनीज का पहले तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 25 होता है, लेकिन यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया है, दिमाग लगाओ। Mn4+ का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले माइनस करो यहाँ से, कितने होंगे, 21 आया। तो 21 के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, गलती मत कर देना, ठीक है। 21 के हिसाब से लिखनी है। और देखो कैसे लिखते हैं हम, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, फिर 4s 4p, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। आप कमेंट में मेंशन कर देना, मैं अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसके ऊपर कि कैसे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली में एग्जाम में आपको, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, एस में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एफ में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो 20 कितने हैं, 21 भरना है, 21 फिल करना है। तो 1s2 2 जाएगा ऊपर, 1s2, फिर 2s2, ठीक है। फिर हम 2p पे आ जाएंगे। p में क्या होता है, कितने होता है मैक्सिमम, तो 6 होता है, तो 6 फिल कर दिया ऊपर, 2p 6, फिर p वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब फिर 3 वाले में आ जाता है, 3s में कितना जाएगा, 2 जाएगा, ठीक है, क्योंकि s में मैक्सिमम 2 जाता है। और फिर आएगा 3p में कितना जाएगा, 6 जाएगा, मैक्सिमम 6 जाता है p में। और d में जो बाकी बचा वो d में डालो, कितना बचा, 3 ही बचेगा बाकी d में, 21। ऊपर काउंट कर लेना आप कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 2 4 6 4 10 12 12 और 6 18 और 3 21, कंप्लीट हो गया, ओके। सो यही है बस, और इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है। और हाँ, ये भी बताना था कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ लो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अब देखो डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं टोटल, मतलब 5 5 का पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, लॉजिक लगाओ। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 5 5 का पेयर बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हाफ फील्ड भी नहीं है ये। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब तीनों क्या होंगे, अनपेयर्ड ही होंगे, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें कितने हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। हाँ, सो अब हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट किसका बोला था, Fe3+ का, ठीक है, आयरन 3+। Fe का क्या होता है, आयरन का 26 होता है एटॉमिक नंबर, 3+ मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करो, 23 बचा, 23 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल करनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5, ठीक है। डी में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाफ फील्ड है, और अनपेयर्ड होंगे पाँचों के पाँचों क्या होंगे, अनपेयर्ड। पहले ये पता है ना आपको, पहले सिंगल सिंगल फील्ड होता है, फिर उसके बाद डबलिंग की जाती है, ठीक है, फिर उसको डबल पेयर बनाया जाता है। इसीलिए अभी तो 5 ही हैं, तो मतलब पाँचों क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, 5, ओके। सो अब हमारा नेक्स्ट क्या दे रखा है, Cr2+, क्रोमियम 2+, ठीक है। तो Cr का क्या हो गया, 24 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 24, 2+ है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करो, 22 आया, 22 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4 3d 4, लास्ट d में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल सिंगल फील्ड होंगे पहले तो, चारों क्या होंगे, अनपेयर्ड। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4। अगला है हमारा Zn
2+, ठीक है। जिंक का क्या होता है 30 होता है एटॉमिक नंबर, 2+ मतलब कि 2 माइनस करो 28 आ गए। 28 के हिसाब से फिल करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। लास्ट में कितने बचे 10 बचेंगे तो डी में 10 ही आता है मैक्सिमम, तो 10 आ गया डी में। 10 का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे पेयर हो गए हैं। टोटल मैक्सिमम क्या होता है 10 डी का 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें 10 है फिल, तो मतलब सारे जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 0 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, ठीक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा। सो गाइस ये था हमारा चैप्टर सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कमेंट मुझे कर दीजिएगा कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर समझ में नहीं आई या और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो या जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।